हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी फिट एंड फाइन होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आज मैं आपको पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 19 नीलकंठ समझाने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी कहानियाँ समझ में आती हैं, अर्थ समझ में आते हैं, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को हमारा लिंक शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और बेहतर और बढ़िया आसान लफ्ज़ों में आपके लिए अर्थ ला सकें और आपके पास समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी आती रहे। तो बच्चों, हम पाठ 19 शुरू कर रहे हैं, नीलकंठ, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, जो बहुत बड़ी साहित्यकार हैं आधुनिक साहित्य की। और प्रस्तुत पाठ महादेवी वर्मा के रेखा चित्र नीलकंठ का पूर्वांश है, जिसके अंदर मोर मोरनी के बच्चों की खरीद के साथ उनके पालन पोषण, विकास तथा उनके रूप, स्वभाव और व्यवहार का बड़ा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस रेखा चित्र में महादेवी जी के पशु पक्षी प्रेम का भी परिचय मिलता है। बच्चों, आपने बहुत सारी कहानियाँ महादेवी वर्मा की पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। उनकी हर कहानी में बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने छोटे छोटे अपने जीव जंतुओं के ऊपर लिखी हैं, जिनसे वो बहुत अधिक प्रेम करती हैं। उनमें से एक कहानी गिल्लू भी है, जो एक गिलहरी के बच्चे पर लिखी गई है। आई होप आपने वो सुनी होगी। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने अपनी बात आरंभ कर दी, कहना शुरू कर दिया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार मोर के 2 बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिरकार मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। यानी ये काम ही ऐसा है जिसके अंदर हमें पक्षियों को पकड़ना पड़ता है और बेचना भी पड़ता है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि तार के एक छोटे से पिंजरे तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, यानी बहुत छोटा था, कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में एक किसी बड़े चित्र जैसा लग रहे थे। ऐसा फील हो रहा था कि छोटे से फ्रेम में बहुत सारे जीव फिट कर दिए हों। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो,
अभी इसमें मोर की सी कोई खासियत भी है कि तो इतनी बड़ी कीमत मांगने चला, पर वह मुझी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। यानी इतना छोटा सा था पिंजरा, ऐसा लग रहा था मानो कि वो उसे उड़ा ले जाएंगे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कह के ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, यानी कि मुझे चिढ़ हो गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के लिए क्या सुखाब के पर लगे हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। यानी बार बार चिढ़ने के कारण मैंने कहा, क्या उनके अलग से पर होते हैं? ये भी बहुत सुंदर हैं। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकाल के कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। वो बड़े ही खुश रहने लगे। अब वो कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे, यानी अचानक से मेरे सिर पे बैठ जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन अवगुतों का पता लगा सकती थी, यानी उन्हें अगर खुला छोड़ती तो बिल्ली झपट्टा मारती और तब उसमें शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। यानी बता रही है कि बिल्ली ऐसे तो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, पर ये नए थे, इन्हें वो जानती नहीं थी, तो क्या पता कब क्या कर दें, इसलिए उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा मेरी अभिमानिनी मार्जरी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। यानी जब वो थोड़े से बड़े हुए और घर का बिल्कुल चिड़ियाघर बनने लगा, तो उन्होंने उसे अपने छोटे से जहाँ पर और पक्षियों को रखा जाता था वहाँ पे रख दिया। दोनों नवागतों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। लक्का, कबूतर नाचना,
छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। यानी जो उम्र में बड़े थे खरगोश, वो साइड में बैठकर उनका देखने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, क्योंकि वो नए पक्षी थे। धीरे धीरे मोर के दोनों बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर पर कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति यानी चमक झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छावी तरंगे उठने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों से सलेटी और सफ़ेद आलेखपन स्पष्ट होने लगे। यानी धीरे धीरे उनकी काया पलट होने लगी। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पे चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। यानी कि मोर के पंख बड़े बड़े लंबे लंबे होने लगे और उन पर इंद्रधनुष रंग उगने लगे। रंग रहित पैरों वाली गर्वीली गति ने एक नई गरिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। यानी उन्होंने धीरे धीरे उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करा, कैसे वो सुनने के लिए क्या करते हैं, दाना चुगने के लिए, पानी पीने के लिए, इत्यादि इत्यादि। मोर का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों के श्याम श्वेत पंख लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर के उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण करने लगी। यानी मोर ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और मोरनी वैसी नहीं होती, पर उनके ब्लैक एंड वाइट पंख आने लगे। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। यानी मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी उसके साथ साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह जब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता था, और घूम घूम के मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। यानी रात रात में ही धीरे धीरे अब मोर सबका सरपंच बन गया। अब वो जहाँ पे दाना होता वहाँ सुबह पिंजरा खुलने पर सबको ले जाता और सबकी देखभाल भी करता, और अगर उनमें से कोई परेशानी खड़ी करता तो अपनी चोंच से उसको दंड भी देता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वह आत्र क्रंदन ना करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रहता। यानी जब तक वो रोना शुरू नहीं करते तब तक उन्हें ऊपर की ओर उठाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, यानी कि कान में छेद भी हो जाता था मोर की चोंच से। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर
ना देते थे, पर बच्चे फिर दोबारा शरारत का मौका नहीं देते थे कि उसे गुस्सा आए। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। यानी दंड देने के साथ साथ ही वो उन पशु पक्षियों से प्रेम भी बहुत करता था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुआल जैसा खेल खेलते रहते थे। यानी कि मिट्टी के ऊपर अपने पंख फैला देता था और सभी को अपने पंखों पर बिठाकर खिलाता था। कितना अच्छा है पाठ, जहाँ पर हमें मोर पक्षियों की दैनिक चर्या के बारे में पता चला। अब करते हैं इसके शब्दार्थ बच्चों। अतिथि यानी मेहमान, संकेत यानी इशारा, संकीर्ण यानी संकरा, शावक यानी पशु पक्षी के बच्चे, बारहा अनेक बार, मुंजी यानी कंजूस, मुनासिब यानी उचित, सुरखाब यानी चकवा चकवी, आविर्भूत यानी प्रकट, मांजरी यानी बिल्ली, कौतूहल यानी उत्सुकता, कायाकल्प यानी रूप परिवर्तन, इल्ली यानी तितली का बच्चा, बंकिम यानी टेढ़ी, द्युति यानी आभा छवि या चमक, ग्रीवा यानी गला, उद्दीप्त होना चमकना, आर्तक्रंदन यानी रोने की आवाज़, कर्णभेद यानी कान में छेद करना। आई होप ये सबको पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और सबने बहुत इन्जॉय किया होगा। एक बार आप उन्हें इसे पढ़ें और सुने, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।